टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग ट्रेड एंड अदर पेबल्स इज 25. टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग ट्रेड एंड अदर पेबल्स इज 25. सर ये क्या वजह होगी इसकी कि क्यों 25 है? ये 5 का डिफरेंस सर किस वजह से है? ओ भाई सवाल ने नहीं बताया, मैं क्या करूं? अगर वो आपको हलवा बना के चीज दे रहा है, मुझे याद नहीं पड़ता आज तक कभी किसी सवाल में हमने पढ़ा हो टैक्स बेस इज रुपीज इतने. इतना हलवा सवाल तो आज तक कभी नहीं आया जिंदगी में कि सवाल कहते हैं टैक्स बेस इज रुपीज इतने, तो हमारे माइंड को नहीं फिर क्या सोचना है. लेकिन इफ सवाल इटसेल्फ वांट्स टू फैसिलिटेट यू, सवाल कभी जिंदगी में कहते हैं कैरिंग अमाउंट इज इतने, नहीं कुछ चक्कर है, क्या मतलब कैरिंग अमाउंट इज इतने, ये तो हमने निकालनी होती है. सवाल कहते द टैक्स बेस इज इतने एंड टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस इज इतने. टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस भी दे दिया, हाउ इज इट पॉसिबल? सवाल आप सबको फैसिलिटेट कर रहा है. अब आप नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मेरा छोटा भाई मेरे लिए जो है वो खीर बनाए, कभी भी नहीं हो सकता. आई कांट बिलीव. वो कहते बना दिए भाईजान टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग ट्रेड 25, अब जो मर्जी बजाय. आज यहां पर अब मैं दानिश से कहूंगा कि इसने रूल याद किए हुए हैं, अब आज रूल लगवा दे, आज रटा लगवा दे, रूल लगवा दे. अब तो मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, किस वजह से दोनों में डिफरेंस है और फ्यूचर में क्या होगा, अब मुझे क्या पता. आज रूल लगा दे, रूल लगा दे. अब कहेंगे हम तो पहले ही कहते थे रूल 1 2 3 4 लगाए ऑन साडी बारी. जी जी. इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन इट इज कॉल्ड एज डिडक्टेबल टेम्परेरी. कितना? हाथ ना खड़ा कर. मैं ऐसे ही गेस करने लगा हूं एक चीज, शायद 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 इस 30 में कोई क्रेडिटर्स हो, ऐसी तंग करने के लिए बात कर रहा हूं. और ये 5 हो रेंट पेएबल, हो सकता है रेंट पेएबल हो, लेकिन रेंट पेएबल की टैक्स बेस 0 हो, क्योंकि टैक्स वाले कहीं रेंट पेएबल इज अलाउड एज डिडक्शन व्हेन पेड. तो फिर शायद हमने इनकी टैक्स बेस 0 लियो, तो जब टैक्स बेस 0 लियो तो पेएबल जब पे होगा तब डिडक्ट होगा. लेकिन ऐसे में आज तो सोचने को नहीं कहूंगा आपको कि शायद क्या वजह हो. अदर पेएबल्स में रेंट पेएबल भी पड़ा हो सकता है, क्रेडिटर भी पड़े हो सकते हैं. अभी मैंने आपको काफी सारी चीजें दिखाई थी, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरी बात जरा सुन तो लिया करें, कभी कभी जरा समझ हल्की फुल्की शायद आ जाए. तो रेंट पेएबल भी हो सकता है, कोई चीज भी मेरे ख्याल से पेएबल पड़ी होगी जिसमें अकाउंटिंग और टैक्स वालों में इख्तलाफ होगा. इस वजह से सारी चीजों की कैरिंग अमाउंट 30 और सारी चीजों की टैक्स बेस 25. अब कोई 5 वाली चीज है सिर्फ जिनमें इन दोनों में क्या आ रहा होगा, बाकी 25 वाली चीजों में इन दोनों में इख्तलाफ. बट डोंट गो फॉर द रीजंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं. चलें जी. So that was an easy adjustment. उधर ही रखो कैमरा. नेक्स्ट. चलें जी, इजी मार्क्स लें. अदर रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू ₹17 मिलियन एज ऑन 31 दिसंबर 17. कोई भी रिसीवेबल्स होंगे बिजनेस के वो 17 मिलियन के हैं, जिसमें डिविडेंड रिसीवेबल भी है. तो मैं इसका फिर नाम रख देता हूं डिविडेंड रिसीवेबल, और जब मैं 17 में से 8 माइनस कर दूं इसका नाम रख देता हूं रिमेनिंग अदर रिसीवेबल्स. रिमेनिंग अदर रिसीवेबल्स. असल में अदर रिसीवेबल्स में काफी सारे रिसीवेबल पड़े होते हैं. अदर रिसीवेबल्स होते हैं डेटर्स के अलावा वाले. डेटर एक तो रिसीवेबल होता है ना, इसलिए डेटर के अलावा जो बाकी रिसीवेबल होते हैं उनको अक्सर कंपनीज कहती हैं अदर रिसीवेबल्स. अदर रिसीवेबल में एक रिसीवेबल पड़ा हुआ है जिसका नाम डिविडेंड रिसीवेबल. बाकी रिसीवेबल पड़े नहीं हुए, पता नहीं वो कौन से हैं, क्या हैं, वो पड़े हुए लेकिन हमें पता नहीं वो कौन से हैं. आप क्या करें, पहले डिविडेंड रिसीवेबल. डिविडेंड रिसीवेबल कितना जी? 8. हाँ आगे नहीं, अभी कैरिंग अमाउंट वाले मार्क्स लें. नेक्स्ट रिमेनिंग अदर रिसीवेबल्स 9. नोट करें. ये सी क्या करूं भाई, आगे आ जाओ यार इस सीट पे, इधर आगे आ जाओ. उधर भी एसी है,
ठीक है, इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ। अच्छा, आपने खुद क्यों नहीं बताया तबीयत खराब हो रही है? ओके जी, इसमें क्या करवाना है? ऊपर का? अच्छा भाई, वो आ जाओ यार उधर से, इसके परों को फड़कना रोक दो। अच्छा जी, मर्केंटाइल लॉ ना हमें अपने ज़माने में थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, लेकिन जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा अकाउंटिंग पढ़ी थी ना, तो वो ज़रा ऊपर से गुजरी थी। फिर हमने ये किया था, क्लास में कारपेट बिछे होते थे, तो मर्केंटाइल लॉ में नीचे कारपेट पे बैठ के ना टीचर से छुप के अकाउंटिंग के सवाल कर रहे होते थे, साथ साथ थोड़ी मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे होते थे। तो और फिर दोपहर के बाद जाके एक और कॉलेज में अकाउंटिंग की ज़रा कुछ दिन क्लासें ली कि यार ज़रा इधर भी देख लें क्या चल रहा है। लेकिन इन दोनों पेपर पास हो गए, 3 थे, तीनों पास हो गए। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी बंदा ना, कोई भी आपका उज़र नहीं सुनेगा, अम्मी अब्बू ये हो गया था तो वो हो गया था तो ये था तो वो था। इन द एंड बस आपका ऑब्जेक्टिव ये कि पास करना है। अब जैसे मर्जी आप दिन रात एक करके पास करें, इट्स अप टू यू। एंड पे उज़र नहीं चलते, ये वजह थी इस अटेंड में ये हो गया था, उस अटेंड में ये हो गया था, और इस अटेंड में तो 2 कज़नों की शादी थी, वो पता चले आपस में थी एक ही था। अच्छा आगे चलें, मैं ज़रा सीए करा दूँ। दुकान पे लिखा हुआ है दोपहर को बर्गर खाएंगे तो 500 का, शाम को खाएंगे तो 600 का। इधर देख लें सीए करने के लिए, इनको जरा कर दें, इधर देख, शाम को खाएंगे तो 600 का, रात को खाएंगे तो 350 का। अब आप मुझे ये बताएं, अब एक बंदे को अगर कंफर्म हो जाए कि मैंने रात को ही खाना है, तो कितने पैसे अरेंज करके रखे? 600, 500 या 350? बस ये आपसे सादा सा सवाल था। इस बुनियाद पर आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं, वो ये कि हमारा डिविडेंड है रिसीवेबल। मिसाल के तौर पे 600 मिलियन हमारा डिविडेंड है रिसीवेबल। हुकूमत ने इधर रेट रखा हुआ है डिविडेंड पे 15%, और अगले साल डिविडेंड पे रेट हो गया 14%। और ये बात आपको यहां खड़े होकर पता चल गई है, ये बात आपको यहां खड़े होकर पता चल गई है कि अगले साल रेट क्या है? 14%। आपको यानी हमारे सवाल में ही उसने बता दिया कि अगले साल रेट 14% हो गया। कि हुकूमत एडवांस में चीजें बता देती है, तो रेट अगले साल 14% हो गया। और टैक्स अथॉरिटीज आर फॉलोइंग कैश अकाउंटिंग। टैक्स अथॉरिटीज आर फॉलोइंग कैश अकाउंटिंग। टैक्स फॉलो ने कि हम जब कैश मिलेगा तब टैक्स लगाएंगे। आप बता दें, क्या मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 15% पे बुक करूं जो एग्जिस्टिंग रेट चल रहा है, या आई एम इन नॉलेज ऑफ रेट ऑफ फ्यूचर? मुझे नॉलेज है सवाल में, तो बताएं क्या मैं पागल हूं कि लायबिलिटी 15 पे बुक करूं? आई विल बुक द लायबिलिटी एट 14%। मैं लायबिलिटी किस पे बुक करूंगा? 14% के ऊपर। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, जिसको जरा IAS 12 से भी देख लेते हैं। उर्दू में लिख लें पहले। हमारे साल, और अगर अगले साल का रेट पता चल जाए तो फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगले साल के रेट पे ही कैलकुलेट करें। हमारे साल, अगर अगले साल का रेट पता चल जाए तो फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगले साल के रेट पे ही कैलकुलेट करें। अगले से ज्यादा रेट तो भी अगले से ज्यादा पे बुक करें। करंट टैक्स में तो भी इसी साल दे देना होता ना टैक्स, उसमें अगले साल का तो कोई चक्कर ही नहीं। लेकिन कुछ डिस्कशन होगी, अभी फिलहाल अभी डेफर्ड टैक्स के एतबार से सुन लें। इनकम ही होती है आमतौर पे अगले साल का रेट, खर्चों में तो अगले साल का रेट नहीं होता।
कभी आपने टैक्स भी मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ है, खर्चों में तो अगले साल का रेट नहीं होता, अक्सर इनकम्स में अगले साल का रेट होता है ना। ओके ये पैरा 47 में आपके सामने खोल रहा हूं स्टैंडर्ड का, लेकिन ये कुछ ऐसा पैरा नहीं है जो आपने जाके हाईलाइट करना है। हाईलाइट करना होता है बता देता हूं। Deferred tax liabilities shall be measured at tax rate. Deferred tax liabilities shall be measured at that rate that are expected to apply to the period when the asset is realized. रिसीवेबल कब रियलाइज होगा? अगले साल। कैश अकाउंटिंग जब फॉलो हो रही हो, जब एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो हो रही हो फिर तो मजबूरी होगी, वो मैं कैश अकाउंटिंग की अभी बात कर रहा हूं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज शैल बी मेजर्ड at tax rate that are expected to apply to the period when the asset is realized based on tax rates that have been enacted, या फिर आपको 90% से ज्यादा चांस है कि वो रेट इनेक्ट हो जाएगा। अभी बात चल रही है अखबार में, तकरीबन वजीर आजम ने भी बता दिया आके कि भाई ये रेट इनेक्ट होने वाला है और यही रेट लगेगा, लेकिन बस फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हो रही, वो जो पब्लिश होती है वो चीज अभी तक पब्लिश नहीं हुई, लेकिन बस उसने आके वजीर आजम ने ऐलान कर दिया, तो इसका मतलब होगा सब्सटेंटिवली इनेक्टेड। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज शैल बी मेजर्ड एट टैक्स रेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू द पीरियड व्हेन द एसेट इज रियलाइज्ड बेस्ड ऑन रेट्स दैट हैव बीन लगा और लगने वाले हैं बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड के एंड से पहले पहले आपको इनेक्ट होना पता चल जाना चाहिए। तो बैलेंस शीट डेट से पहले पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन से रेट अप्लाई होने हैं अगले साल। अगर पता चल गया तो बेहतर है कि लायबिलिटी को किस अमाउंट पे बुक करें, जिस अमाउंट के ऊपर आपने जो है वो अगले साल टैक्स पे करना है। चलें जी, अब जरा सवाल में एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। दो रेट दिए होंगे इसमें डिविडेंड के, आपने दोनों में से कोई एक रेट चूज करना है। डिविडेंड इनकम वॉज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस एट 20% इन 2017। वैसे खड़े हम 17 में ही हैं, फिर भी वॉज का लफ्ज यूज कर रहे हैं, चलें खैर है। डिविडेंड इनकम 2017 में टैक्सेबल थी 20% पे। एक बात सुन लें, टैक्सेबल ऑन रिसीट है, कैश अकाउंटिंग उसने बता दी है। डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस इन 17, हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम अगला साल डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगले साल से डिविडेंड क्या हो रहा है? अच्छा मुझे ये बताएं कि अगले साल से अगर डिविडेंड का टैक्स 0% है तो ये कैश अकाउंटिंग, एक्रूअल अकाउंटिंग की डिस्कशन करें या ये अजीब वाला सिनेरियो बन गया है। आप लोगों ने मुझे ये दो प्राइसेस कटवा दी थी ना, 500 और 600, और आप लोगों ने कौन सी प्राइस टिक करवाई थी? 350, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया कि मैंने रात को ही खाना है। तो इधर बताएं, मैंने ऑलरेडी प्लान क्या करना था, मेरा डिविडेंड अभी रिसीवेबल था। अल्लाह का शुक्र है मुझे रिसीव नहीं हुआ था, अल्लाह का शुक्र है। कभी कभी रिसीवेबल रिसीव ना हो तो ज्यादा खुशी की बात होती है, रिसीवेबल रिसीव हो जाता, रास्ते में डाकू आ जाते, तो शुक्र है रिसीवेबल रिसीव नहीं हुआ। आप बता दें जी इस साल क्या रेट था अगर रिसीव होता? मुझे बताएं हमारे साल कितना रिसीव हुआ है। बनाएं जी डिविडेंड हाउ टू टैकल। हमारे साल रिसीव बताएं, फिर इंशाल्लाह मैं उस पर 20% भी लगा दूंगा। हमारे साल आपने मुझे बताना है कि क्लोजिंग रिसीवेबल 8, खैरों में जरा सीए करा लो। कोई रिसीव हुआ? अगर रिसीव हो जाता तो 20% रेट था। रिसीव हुआ या होगा? होगा। अगर 17 में इस पे टैक्स लगाना है आपने तो 20% लगाइएगा। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी डिविडेंड रिसीव्ड इज एग्जेम्प्ट अगले साल, और मेरा डिविडेंड रिसीव्ड अगले साल होना है, डेट विल बी एग्जेम्प्ट। अब उस सारी डिस्कशन को साइड पर रख दें। कौन सी? कैश अकाउंटिंग, एक्रूअल अकाउंटिंग, ये अजीब वाला सिनेरियो है। कैरिंग अमाउंट आ गई 8, जबरदस्ती टैक्स बेस इस तरह का साइन बना के बराबर लें ताकि हाँ रेट 0 का लगाने लगा दें, उसको कोई फायदा नहीं होना, एग्जेम्प्ट ही है। तो बता दें जी यहां भी 0। अगर इनमें मैं डिफरेंस ले आऊं तो उसका नुकसान क्या होगा? वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो जाएगा, टैक्स तो लगना नहीं इस पे फ्यूचर।
चलें जी, नोट कर तो लिख लें एग्जाम्प्ट को अंडरलाइन करके, अजीब सिनेरियो, ना सबर ना शुक्र। हाँ लेकिन पता हमारे साथ चल जाना चाहिए, वर्किंग तो थोड़े देर से बाद भी हम खड़े होकर कर लेते हैं, सही कह रहे हो, पता हमारे साथ से पहले चलना चाहिए, बस ये शर्त है। सवाल में नहीं लिखा तो चल गया हो। हाँ जी, अगले साल अगर रेट 30% होता तो इसका मतलब है फिर एग्जाम्प्ट नहीं है, फिर एग्जाम्प्ट, जब एग्जाम्प्ट नहीं है तो रिसीव्ड अकाउंटिंग फॉलो हो रही है, टैक्स पे 0 लेते, 8 पर 30% टैक्स की लाइबिलिटी आज बुक कर लेते। वो आ रहे हैं मेरे ख्याल से, अगले सवाल में आ रहा है जो आपने पूछे, अगली एडजस्टमेंट में वो आ रहा है कॉन्सेप्ट। हलवा प्रोग्राम, टैक्स बेस ऑफ अदर रिसीवेबल्स इज 6 मिलियन, टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग अदर रिसीवेबल, कितना खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया इसने, टैक्स बेस ऑफ अदर रिसीवेबल नहीं, क्योंकि ये दोनों अदर रिसीवेबल है, इनमें जो रिमेनिंग अदर रिसीवेबल है उनकी टैक्स बेस 6। तो शायद कोई रिसीवेबल 3 का इसमें पड़ा होगा, इसमें टैक्स वाले कहते होंगे रिसीव होने दो, लेकिन छोटे पर आप क्या करना, रूल नंबर को लेते हैं, रूल नंबर 1, इनका सवाल है कि 20% टैक्स करंट टैक्स की वर्किंग में जाएगा। जी बिल्कुल जाएगा, आने वाले दिनों में हम लेके जाएंगे, लेकिन सिर्फ वो उस डिविडेंड पे लगेगा जो रिसीव हो जाएगा, अभी तो रिसीव ही नहीं हुआ हमारे साथ, तो अब तो फिर कुछ भी नहीं जाएगा। ये करेंगे हम इस तरह, ये ना साथ साथ इसलिए करना पड़ा है कि रेट कहीं कहीं ना चेंज आ रहा है, और साथ साथ तब भी करना पड़ेगा जब सवाल कह दे हर एक को अलग अलग करो। इसमें उसने कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर, इसने अलग अलग करने को कहा नहीं, जो ऊपर लिखा होता ना कि रेट जगह जगह अलग होंगे, इस वजह से करना पड़ा है, वरना आजकल जो अटेम्प्ट्स आ रही हैं उसमें तो बड़ा दीवाना हुआ है। अगले सफे पे जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है DTL/A इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच, तो फिर वो हर एक के साथ बार बार रेट लगाना पड़ता है। यहां उसने ईच लिखा नहीं, लेकिन हम क्यों अलग अलग रेट लगा रहे हैं। ओके, ये गैलेक्सी वाला सवाल हमने परसों तरसों किया था, हमने बैंक में इंटरेस्ट मिला था और लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट का खर्चा था, तो ये वो वाला अकाउंट है। इस अकाउंट में मेरे ख्याल से इंटरेस्ट का अकाउंट बनाएंगे, पहले कैश डाल देंगे, फिर देख लेंगे क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है, बाकी हो जाएगा उसी तरह। ऑन यकम अप्रैल 2017 हमने इन्वेस्ट किए हैं 40 मिलियन इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 ईयर। से पैसा सिर्फ कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 1 साल के लिए, एट 10% पर एनम। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 10%, 40 का 10% 4, इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन, अगले साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा इंटरेस्ट 31 मार्च 18। ये मैं इसलिए अगली लाइन नहीं पढ़ा कि पहले मैं जरा अकाउंटिंग वालों का टी अकाउंट बना लूं। तो अब मुझे बता दें, यकम अप्रैल को मैंने 40 मिलियन रखवाया, मुझे 10% इंटरेस्ट मिलने 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, हर महीने के एंड पर, या साल के एंड पर, हमारे साल के एंड पर, या इन्वेस्टमेंट करने के बाद साल के एंड पर। इन्वेस्टमेंट हमारे साल के पहले दिन किए हैं, मिड में किए हैं, मिड से मुराद एग्जैक्ट मिड नहीं होता, इन्वेस्टमेंट हमारे साल में किए हैं, मिड में किए हैं, तो रियल इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड जब ये मैच्योर होंगी। असल में बैंक में अक्सर ये लफ्ज यूज होता है जब आप पैसे अपने वापस निकलवाने जाते हैं तो मैच्योरिटी हो गई है, तो ये इंटरेस्ट जो है वो अगले साल मिलेगा। आप मुझे बता दें कि व्हेन आई एम स्टैंडिंग हेयर, इतने अरसे का इंटरेस्ट मैंने 2 सालों में कमाना है, यहां खड़े होकर मिला कुछ नहीं, मिलना कब है, अब आपकी मर्जी है, टी अकाउंट में, आवाज आ रही है अभी, एक मिनट, आपकी मर्जी है कि टी अकाउंट में क्लोजिंग रिसीवेबल के फिगर पहले निकाल लें, आपकी मर्जी है P&L की फिगर पहले निकाल लें। मैं उसी तरतीब पे चलूंगा जिस तरतीब पे गैलेक्सी वाले सवाल के अंदर चले थे, और P&L को बैलेंसिंग निकालेंगे, हम P&L को बैलेंसिंग निकालेंगे। हाँ अच्छा,
गैलेक्सी वाले सवाल, इंटरेस्ट इनकम। ये ना अकाउंट बनाने का तरीका आज सुने। स्टेप 1 ओपनिंग बैलेंसेस, स्टेप 2 कैश, स्टेप 3 क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल। लेकिन अगर पी एंड एल की फिगर खुद दे दे फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो ओपनिंग बैलेंसेस, कैश, क्लोजिंग बैलेंसेस और इन द एंड पी एंड एल। ओपनिंग रिसीवेबल्स तो हैं कोई नहीं क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही हमारे साल हुई है। अब कैश मुझे बताएं कितना मिला है हमारे साल? 0। क्यों? अगले साल मिलना है, ठीक है। अब स्टेप 1 ओपनिंग रिसीवेबल्स, स्टेप 2 कैश, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल। इन्वेस्ट कितना किया? साल का इंटरेस्ट 9 मंथ्स का मिल गया या मिलेगा? इसको कहते हैं सवाल में पूरा डेटा अवेलेबल होना। इधर इसने पूरा डेटा नहीं दिया था, कैश कितना, पी एंड एल कितना, कैश कितना, पी एंड एल। इस सवाल में एग्जैक्ट मुझे कंफर्म है कैश नहीं आया ऑर्गेनाइजेशन पे इस दफा। ये पूरा डेटा दे रहा है सवाल में, पी एंड एल, बैलेंसिंग फ्री। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट। स्टेप 2 करंट टैक्स, हमें क्या करंट टैक्स मांगा ही नहीं। स्टेप 3 डेफर्ड टैक्स। कैरिंग अमाउंट कितनी है? कैरिंग अमाउंट जल्दी बताएं, नाम इसका। अब 2 चैलेंजेस आ जाएंगे हमें। टैक्स बेस भी एक चैलेंज होता है, आज एक नया चैलेंज आया, टैक्स रेट भी कई दफा डिफरेंट होता है। और जिन्होंने शायद टैक्स पढ़ा हुआ है उनको पता है डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम पर शायद सेपरेट रेट लगते थे हमारे लॉ में। तो ये उसी तरह की एडजस्टमेंट है, डिविडेंड और इंटरेस्ट पर सेपरेट रेट लगते हैं। इंटरेस्ट टैक्सेबल था 10% पे, अगर मिल जाता। कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? अगर मिल जाता तो 10% पे टैक्स लगता। ओए अगले साल से रेट क्या हो गया है? 15%। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज शैल बी मेजर्ड एट टैक्स रेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई व्हेन द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। एसेट रियलाइज कैसे होता है? इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बेस्ड ऑन रेट्स दैट हैव बीन इनेक्टेड बाय द एंड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट डेट से पहले अगर रेट इनेक्ट हो गए हैं तो फिर ऐसा करें कि नए रेट्स यूज करें। ये रेट्स बाढ़ में गए, 10% को फारक करें। अब बता दें हमारे साल खड़े होकर क्या पता चला अगले साल का रेट कितने परसेंट है? अब हम लाइबल कितने एतबार से फील करें, 10% या 15%? चलें ये पहले मुझे बताएं रिसीव कब होना है? अगले साल। कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही है या एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? कैसे पता चला कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? तो ये सबर वाला सिनेरियो है, सोच सोच के फूंक फूंक के कदम रखना है। टैक्स वालों की दुनिया में क्या चीज एग्जिस्ट नहीं करती? इंटरेस्ट रिसीवेबल। कितने रुपए फ्यूचर में रिसीव होंगे? 3 जब रिसीव होंगे इट इज टैक्सेबल इन फ्यूचर। टीटीडी क्यों है? रिसीवेबल अगले फ्यूचर में क्या होगा? रिसीव होगा। जब रिसीव होगा टैक्स वाले कहेंगे इट इज टैक्सेबल। The tax rate is 30% except otherwise stated. The tax rate is 30% except otherwise stated. Here it is stated that the rate is 15%. टी अकाउंट्स में स्टेप बताएं कौन कौन से हैं? ओपनिंग, कैश, क्लोजिंग, पीएन। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट इन करंट टैक्स वर्किंग, रिवर्स इनकम, रिकॉर्ड रिसीट। इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, टैक्स बेस विल बी 0। हाउ टू टैकल में एक चौथी बात, द रेट्स टू बी अप्लाइड फ्यूचर के होंगे अगर इनेक्ट हो जाएं बैलेंस शीट डेट से पहले पहले, तो फ्यूचर के रेट अप्लाई होंगे। 2 मिनट है, 2 मिनट। पीवी निकालें और आरओयू लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेबल की अमाउंट लिख दें। सिर्फ बैलेंस शीट, लेसी की बैलेंस शीट बना दें। 2 मिनट है, 0.6। आरओयू निकालें, लीज लायबिलिटी निकालें और इंटरेस्ट पेबल निकालें।
और बताएं क्या है भाईजान? अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि लीज हमारे साल नहीं पिछले साल शुरू हुई है। कितने लोगों ने गलती से सिर्फ एक साल की डिडक्शन माइनस की थी? अच्छा, ये लीज चलें इतना आपको बता तो कितने लोगों को पता चल गया था लीज 2 साल पहले शुरू हुई है? कितने लोगों को नहीं पता चला था ये एडजस्टमेंट पढ़ते हुए? वो 2 जनवरी 16 थी, 31/12/16 पे बैलेंस शीट बना के बार निकला था यार, लीज की एडजस्टमेंट तो कमाल होगी। 0.6 में तो पूरे मार्क्स लगाना, वो तो हलवा एडजस्टमेंट आई थी। 2 साल पहले था 2 जनवरी 16, मुझे 17 नजर आ रहा था। ये 17 नहीं नजर आ रहा था, आप देख नहीं रहे थे। 17 नजर आ रहा था मुझे। On 2 January 16, a machine was acquired on lease for a period of 4 years. Annual rental of 28 million payable in advance. Interest is चुका in the lease under tax laws. All related lease payments are allowed in the year of payment. टैक्स वाले कब माइनस करने देते हैं? जब कभी पे हो। छोड़े पर आप डायरेक्ट पीवी निकालें। रेंटल पहला वन माइनस 1 पॉइंट पॉइंट्स में गेम है, फिगर्स गेम ही होता सवाल में पॉइंट्स में। यकम फिगर बता दें सरकार। 60 अब चलें जैसे भी कर लें आप लोग, 7 कर लें। 21 पॉइंट ये मना कर लो कुछ नहीं रखा हुआ इधर। चलो राउंड कर ले। 20 और यू में से 2 साल की डिडक्शन माइनस करें। कॉस्ट 90 माइनस 97.6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साल की डेप्रिसिएशन। 48.82। लीज लायबिलिटी करंट नॉन करंट पोर्शन जमा करके इकट्ठा ही दिखा दें। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी बनाने के लिए और मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे हमारा साल है ये करंट नॉन करंट। 17 का साल है ना हमारा, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो जी। बोलें 23.14 जमा 25.45 जी 48.59। इंटरेस्ट पेएबल लाइन लोइन कोई नहीं, इंटरेस्ट पेएबल के लिए लाइन लोइन कोई नहीं।
भाईजान ये नहीं 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 भाईजान, ऐसे करें। किस साल का इंटरेस्ट ढूंढने जा रहे हैं? 31/12/17 का किस में नहीं, मैंने बोला पे हुआ है। किस साल का इंटरेस्ट ढूंढने जा रहे हैं? 17 का। सत्रह का इंटरेस्ट 17 में पे हुआ। 6 महीने के रेंटल होते ना, तो कोई एक 6 महीने वाला शायद पे हो गया होता। 17 का इंटरेस्ट 17 में पे हुआ नहीं हुआ? बताओ जल्दी। 17 का इंटरेस्ट 31/12/17 को पे हुआ नहीं हुआ, तो सारा का सारा पेएबल। आंडा आंडा आंडा। टैक्स वालों की नजर में, चुप यार, टैक्स वालों की नजर में क्या एग्जिस्ट नहीं करता? राइट ऑफ यूज, लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पे। अब आप मुझे बताएं कि अगर करंट टैक्स की वर्किंग हो रही होती तो माइनस क्या करते? माइनस ये वाला 28, द अमाउंट विच इज अलाउड एज डिडक्शन इज इंस्टॉलमेंट ऑफ 17। करंट टैक्स की वर्किंग में ये वाला 28 माइनस करते। जी नहीं नहीं नहीं, वो फिर एरियर क्या जो हमारे ईयर में। अच्छा वो अकाउंटिंग ईयर एंड और उसमें इख्तलाफ। टेस्ट तो नहीं दिया तूने? किधर है? चपेड़ मारूं? शुक्र है मुझे याद आ गया। अच्छा चुप रहने दें। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये एसेट है, ये दोनों लाइबिलिटी है, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस डन। अब आप मुझे बता दें इस पे रूल नंबर कौन सा लगा है? 1, इस पे 3। थोड़ा सा सोच लें, थोड़ा सा सोच लें, सोच अपनी मुझे दें, इधर करें। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में ये डिप्रिशिएट करेंगे, उल्टाएंगे तो टीटीडी। दानिश मुंह धरना किया कर जब मैं सब लॉजिक देने लगूं चीजों की, बड़ा गुस्सा चलता है। ये लाइबिलिटी कभी ना कभी पे होगी इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट। जब इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में पे होगी तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर। लाइबिलिटी जब पे होगी तो डिडक्टेड इन फ्यूचर। जी 14.65, 14.58, 1.46, BPS, BPA or DPA. जिंदगी में बड़े फूंक फूंक के कदम रखिएगा, जगह जगह आपको अल्लाह की नाफरमानी दावत देगी, और फूंक फूंक के कदम रखिएगा। तो बस फिर आप निकल गए ना तो आगे मौजा ही मौजा, और दुनिया में भी मौजा, दिल का सुकून मिलता है, क्योंकि नाफरमानी में सुकून नहीं मिलता। फर्दर डिटेल्स क्लास के बाद। अच्छा कभी इतना रोए कि आप चेहरा आपका भीग गया हो? उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो इतना रोते थे कब्र का जिक्र सुन के कि दाढ़ी मुबारक गीली हो जाती थी। कभी एक ही दफा चले रो लेते हैं, साइड पे हो जाए सारे, रोना शुरू। ये मुस्कुरा के नहीं रोना, वो फिर रोना निकल होता है। अच्छा जी, डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर एज फॉलोज। ये कौन से एसेट्स होंगे? ओन्ड। ये कौन से एसेट्स होंगे? ओन्ड एसेट्स होंगे। ये इनको बता दें। डिटेल्स ऑफ ओन्ड एसेट्स आर एज फॉलोज। ये जो एडजस्टमेंट है ना यहां से यहां तक, ये वॉल्यूम 2 के अंदर है, इसलिए इस एडजस्टमेंट को हाँ सिर्फ इसको यार मैं कह रहा हूं, कल क्या मतलब, सिर्फ इसको कह रहा हूं, इसको इंशाल्लाह हम अभी बाद में देखेंगे। ऑन 1 जनवरी 17 ऑल एक्वायर्ड अ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 250। सॉरी। अच्छा पहले बड़ा किताब साफ है, किताब पे गंद मारा गया है। यार ऐसी बातें करते हैं। ऑन 1 जुलाई 17 आरएल सोल्ड वन ऑफ इट्स 4 बिल्डिंग्स फॉर 60 मिलियन। 4 में से कितनी बिल्डिंग्स बेच दी? 4 में से कितनी बिल्डिंग्स बेच दी? कब बेची? हमारे साल के मिड में। These 4 buildings were acquired on 13 at a cost of each having a useful life of 30 years. 20 seconds कैरिंग अमाउंट निकाल लें। 360 हाथ खड़ा करेंगे। 360 20 सेकंड्स हैं, वो बीवी निकाल दें बिल्डिंग्स की।
जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा भाई, इधर देखें, 13, 14, 15, 16, 17। इधर कितनी बिल्डिंग्स हमारे पास पड़ी होंगी? इधर कितनी बिल्डिंग्स हमारे पास पड़ी होंगी? 3। क्यों? क्योंकि एक बिल्डिंग इधर बिक गई है। अब बच्चों ने पता क्या किया? बच्चे लगे रहे 4 बिल्डिंग्स, ओपनिंग बेबी, वो एडिशन, डिस्पोजल, बला 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 बला। आई कैप ने क्या किया? आई कैप ने कहा सारी बातें छोड़ो, 3 बिल्डिंग की बीबी बता दो, चौथी पैसे फारग हो गई है। हमने कौन सी करंट टैक्स की वर्किंग करनी है जो डिस्पोजल अकाउंट बनाए? हमने कौन सी करंट टैक्स की वर्किंग करनी है जो गेन लॉस निकालें टैक्स वालों का? तो हम एसेट अकाउंट पूरा बनाएं, या अगर 3 बिल्डिंग्स की बीवी निकाल दो तो गुजारा चल जाएगा? बिके हुए की बीवी और ये सारा करने की बजाय, अच्छा सारी बातें छोड़ें, विजुअलाइज करें, इस बिजनेस के पास कितनी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं? 3 पड़ी। अच्छा चलो यार ये कर लो, पड़ी हुई थी 4, इनमें से एक बिक गई। इधर कितनी पड़ी हुई है मेरा सवाल है? 3 बिल्डिंग पड़ी हुई है। तो कैन आई यूज दिस शॉर्टकट? कैन आई यूज दिस शॉर्टकट? 3 बिल्डिंग्स कितने की? 300 की। ये हो गई कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड। अगर मैं 300 को डिवाइड करूं 30 पर, ये फैक्टर मुझे क्या देगा? 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब मैंने बिल्डिंग्स कब खरीदी हैं? 13 को, बिकी हुई को मैं इग्नोर कर रहा हूं। 13, 14, 15, 16, 17, 30 में से कितने साल इस्तेमाल हो गई? 5। तो कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू 360 and 370 and 399.426। यार आप लोगों ने तो बोंगी मारी है ना। ये 360 350 वालों ने तो FR1 के साथ जो है ब्लंडर किया है। पता नहीं आईकैप को मैसेज करना पड़ेगा, जरा पेपर इनका दोबारा देखो। आप लोगों को कहना चाहिए था सर हम 20 सेकंड में नहीं निकाल सकते, हमने टी काउंट बनाने, हमें थोड़ा टाइम दे दें। ये मुझे आपका जवाब समझ आ रहा है, लेकिन व्हाट इज दिस 350 और 360 लिखवाना शुरू करें कैसे किया इन लोगों ने? जालिमों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? 400 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या मतलब? ये क्या? ये डिस्पोजल की नहीं आई, डिस्पोजल की बीवी निकालनी है तो फिर पता नहीं इस तरह कुछ देखना पड़ेगा। हाँ बस ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, चलें आप लोग ना सिर्फ ये एडजस्टमेंट कराइएगा। नीचे मैं टैक्स वालों का भी रेट पढ़ देता हूं ताकि टैक्स वालों की बुक वैल्यू भी आ जाए। टैक्स डेप्रिसिएशन रेट कितना है जी? 10%। किस मेथड पे? रिड्यूसिंग बैलेंस पे। फुल ईयर डेप्रिसिएशन ओ इज अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेज, टैक्स वालों के, व्हाइल नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ। तो आपने सुन तो ना जाते बात, पीपी का अकाउंट अकाउंटिंग वालों की नजर में बनाना है, पूरा अकाउंट बना लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। और पीपी का अकाउंट टैक्स वालों की नजर में बनाना है। शॉर्टकट मैंने अभी बता दिया, शॉर्टकट को छोड़ने पर 2 अकाउंट बनाइएगा, पीपी बीवी अकाउंटिंग, पीपी बीवी टैक्स, 2 अकाउंट ट्राई कीजिएगा। बाकी यही सवाल है, चलो दोबारा करना है। ये 1 साल की डेप्शन होगी। 1/30 करके तो रेट निकलेगा, उस रेट को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जुलाई को सबकी बीवी निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है सर। पर अगर उस बीवी में से फिर डिस्पोजल की बीवी भी तो माइनस करनी पड़ेगी, वहां से निकाल देंगे, फिर उसमें से 6 महीने की डेप्शन माइनस करनी पड़ेगी। वो कर लो। टेस्ट डिस्कशन में बताएंगे, आप बताएंगे। जाहिर सी बात है, सबर का तूने टेस्ट दे दिया जिंदगी में पहली दफा तो। हाँ वो बंद तो उसी कर।